जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री सेट नंबर 11 की ओर हैं, जिसमें हम प्रतिदिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला लाते हैं, जो आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न संख्या 1, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। ऑप्शन है ललित विस्तार, दिव्यावदान, सुत्त पीटक, अभिधम्म पीटक। इसका सही जवाब होगा ललित विस्तार। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं। याद रखें कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार से पर आधारित है। भगवान बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भगवान बुद्ध का यह नाम ही प्रकाश यानी शांति नाम ही प्रकाश पुंज कहलाता है। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, महेंद्र बर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन उल्लेख करता है शाक्तों एवं कपालिकों का, बौद्धों एवं कपालिकों का, ब्राह्मणों एवं कपालिकों का, शैवों एवं कपालिकों का। इसका सही जवाब होगा बौद्धों एवं कपालिकों का, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारी आप रख सकते हैं। महेंद्र बर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन बौद्धों एवं कपालिकों का उल्लेख करता है। पल्लव वंश की स्थापना शेह विष्णु ने 575 ईस्वी में किया था। इसकी राजधानी कांची थी, जो कि तमिलनाडु में है। कांचीपुरम, जिसको आप जानते हैं। शेह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अच्छा, किरातो अर्जुनियम है ना के लेखक भारवी इसी दरबार में रहा करते थे। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है वैष्णव, शैव, लिंगायत, शाक्तो। इसका सही जवाब होगा वैष्णव धर्म। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखिए कि श्री चक्र वैष्णव नामक प्राचीन धर्म से संबंधित है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से ही माना जाता है। पल्लव काल में नयनार, जो कि शिव के अनुयायी, तथा अलवार, जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी, यानी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, संत तुकाराम का संबंध था बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र से। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी सही है संत तुकाराम के बारे में। चलिए याद रखिए इसमें कुछ और भी जानकारी। संत तुकाराम का संबंध महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र के संतों ने राजनीति को धर्म से सम्मिलित किया था। तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर तथा समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य किया था। रामदास शिवाजी के गुरु थे तथा भिक्षा मांगकर ही अपनी जीवन यापन किया करते थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, नरसिंह मेहता किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? निर्गुण भक्ति शाखा, वैष्णव भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा, सूफी शाखा। याद रखिए वैष्णव भक्ति शाखा। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखें। नरसिंह मेहता वैष्णव भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता थे। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संतों में कबीर का नाम प्रमुख है। आप याद रखिए शैव भक्ति शाखा का विभाजन भी हुआ था। याद रखिए इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद। इसका सही जवाब होगा बिंबिसार। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखिए। याद रखें बिंबिसार को श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिंबिसार का महत्वपूर्ण योगदान है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। इसने साम्राज्यवादी नीति के तहत अंग राज्य पर अधिकार किया था। इतिहास में यह श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। आपको जानकारी होगी कि इसका पुत्र अजातशत्रु, जिसे कुनिक के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिए जाना जाता था क्या जाना जाता है, आज भी याद रखिए अजातशत्रु को कुनिक नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था, जिसमें सदस्यों की संख्या थी 40, 15, 10, 30। इसका सही जवाब हुआ 30। याद रखें इसका सही जवाब होगा 30। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखें। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था, ठीक है, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 थी। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। एग्रोनोमोई जिलाधिकारी हुआ करते थे और एस्ट्रोनोमोई नगर अध्यक्ष हुआ करते थे। इंडिका में विभिन्न प्रकार के नगरीय करों का उल्लेख भी मिलता है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था? 32वें वर्ष में, 26वें वर्ष में, 20वें वर्ष में, 13वें वर्ष में।
इसका सही जवाब होगा 20वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी। अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था। अशोक ने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, शक्तिशाली शासक था। उसके समय में ही कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई थी और लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने शासन का भी प्रयोग किया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है 5वें, 11वें, 12वें, 13वें। इसका सही जवाब होगा 13वें शिलालेख में। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। और इस प्रश्न को और भी विस्तार से समझिए। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। अशोक का 13वां अभिलेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत भी है। इसमें कलिंग युद्ध के अतिरिक्त 5 विदेशी राज्यों और 5 सीमावर्ती राज्यों तथा कई जंगली जातियों का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें अशोक अपने साथ शांति प्रिय जीवन के बारे में भी चर्चा करता है। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। कीकट क्षेत्र, प्रश्न संख्या 10, कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है कौशल से, काशी से, मगध से, चेदी से। इसका सही जवाब होगा मगध। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारी आप रख सकते हैं। मगध से कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है। प्राचीन भारत में मगध का साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। मगध साम्राज्य में कई वंश हुए, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त हैं? पुहार, तंजौर, गंगाईकोंडा, चोलापुरम। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा तंजौर। तो इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं। याद रखिए, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य तंजौर स्थल से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में चोलकालीन इतिहास ज्योतिष के अनुसार कुछ क्षेत्रों में स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। चोलों के इस समय महत्वपूर्ण नगर थे। याद रखना है आपको, चोल शासक अपने ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय नटराज की मूर्ति भी मिली थी, यानी उनके शासनकाल में नटराज की मूर्ति भी मिली थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था? नौसेना विभाग, न्याय विभाग, विदेशी संबंध विभाग, उद्यान विभाग। याद रखिए, इसका सही जवाब होगा उद्यान विभाग, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रखिए। चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम उद्यान विभाग से संबंधित था। चोल काल में शासन की व्यवस्था बहुत ही सशक्त थी। चोल शासक अपनी नौसेना और ग्राम स्वायत्त प्रशासन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। अच्छा, चोल साम्राज्य 6 भागों में बटे हुए थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, अमुक्त माल्यार्थ पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दान से, दास से, नागरिक व सैनिक प्रशासन से, स्मारक भवन से। इसका सही जवाब होगा नागरिक व सैनिक प्रशासन से। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं। अमुक्त माल्यार्थ पुस्तक नागरिक व सैनिक प्रशासन विषय से संबंधित है। कृष्ण देव राय के शासनकाल का प्रारंभ 1509 ईस्वी में होता है। यह तुलुव वंश का शासक था। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोगिमा पायस विजयनगर आया था। कृष्ण देव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यार्थ की रचना भी की थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, किसके दरबार में अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख दूत के रूप में आया था? कृष्ण देव राय, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय। याद रखिए, देवराय द्वितीय इसका सही जवाब होगा देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं। अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख देवराय द्वितीय के दरबार में दूत के रूप में आया था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए, जिसमें संगम, शाल्लुव, टुल्लुव और अरबीडु वंश हैं। संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर में आया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। याद रखिएगा, इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख में युक्त जैन प्रतिमाएं मिली है। ऑप्शन है दुर्जनपुर से, उदयगिरी से, विदिशा से, सांची से। इसका सही जवाब होगा दुर्जनपुर से, ऑप्शन ए। तो इतनी सारी जानकारी के साथ आप इसके विस्तार से समझिए। और गुप्त युगीन ब्राह्मी लेख से युक्त
जैन प्रतिमाएं दुर्जनपुर से मिली है। गुप्तों के समय अभिलेख संस्कृत में भी लिखे मिलते थे। उदयगिरी से चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन का अभिलेख मिलता है। और एरन अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, ग्रीक लेखक मैथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? वज्जी, मत्स्य, चेती, सूरसेनई। सूरसेनई इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न से संबंधित और भी सारी जानकारी आप रख सकते हैं। ग्रीक लेखक मेथोरा को सूरसेनई महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं। वज्जी दे विदेह एवं मिथिला की चेती सुक्तिमती तथा मत्स्य विराटनगर की राजधानी है। बुद्ध की मूर्तियों का अंकन सर्वप्रथम मथुरा में ही माना जाता है। कनिष्क के समय यह मथुरा बहुत महत्व का केंद्र बना था। तो इतनी सारी जानकारी इसके बारे में आप रख सकते हैं जो उनके द्वारा चर्चित है और वर्णित भी है। प्रश्न संख्या 17, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई थी? अजातशत्रु, उदयीन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। इसका सही जवाब होगा उदयीन, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न से संबंधित और भी जानकारी आप रख सकते हैं। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी उदयीन नामक शासक के शासनकाल में बनाई गई थी। यह नगर गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र लगभग 800 वर्षों तक भारत की राजधानी भी थी। हर्यक वंश के शासन के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश तथा गुप्तों के समय भी पाटलिपुत्र राजधानी रही थी। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विष्णु पुराण, मुद्र राक्षस, अर्थशास्त्र, दिव्यवदान। याद रखिएगा दिव्यवदान, इसका सही जवाब हुआ दिव्यवदान। इसके कुछ विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है, जबकि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस इन्हें वृषभ कुल का मानते हैं। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक था। उसने साम्राज्य को बनाने के लिए चाणक्य का भी सहारा लिया था, जो चाणक्य बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आप रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 19, किस शासक ने गांधार कला शैली को संरक्षण दिया था? अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब होगा कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसके बारे में कुछ और जानते हैं विस्तार से। कनिष्क ने गांधार शैली कला का संरक्षण दिया था। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और संरक्षक भी। उसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष हुए थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित अब रख सकते हैं। याद रखें इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 20, किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अवशेष साक्ष्य मिलता है? प्राचीनतम शेष साक्ष्य मिलता है, याद रखिए अभिलेखीय, या थोड़ा सा गलत लिख गया है, मिसप्रिंट है, याद रखिए अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। अभिलेख जो हम इंस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं, अभिलेखीय है एक्चुअली, है ना। अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन है सातवाहन, कुषाण, गुप्त और मौर्य। इसका सही जवाब होगा सातवाहन, ऑप्शन ए। तो इसके बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। सातवाहन शासकों में गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन क्षेत्र सबसे शक्तिशाली था। उसने अपने अभिलेखों में ब्राह्मणों को भूमि दान दिया, इसका उल्लेख मिलता है, जबकि अधिकारियों को भूमि दान का उल्लेख हर्ष के शासनकाल में मिलता है। तो इतनी सारी जानकारी आप इस प्रश्न से संबंधित रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।